हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 देख रहे हैं, उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज इसमें बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो यार बात करें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत ही आसानी से आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में समझाएंगे। ठीक है, विद एग्जाम्पल, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसान है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ के जाओगे। तो चलो देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हमारा क्या होता है के बारे में। ठीक है, एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स को समझेंगे, पूरी थ्योरी को, और फिर आपको एग्जांपल्स इससे समझा देंगे। ठीक है, तो चलो देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। तो देखो, बात करते क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे 1929 तथा वान ब्लेक 1935 ने किया था, और यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एच बैठे 1929 एवं वान ब्लेक 1935 ने, और यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। ठीक है, तो देखो यह सिद्धांत आपका क्या बताता है? संकुल यौगिकों के गुण, ये एक आपका संकुल यौगिक है, उपसहसंयोजन यौगिक K4FeCN6। तो ये आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत संकुल यौगिकों के गुण, संकुल यौगिकों का रंग कैसा है, या वो उसके मतलब चुंबकीय गुणों के बारे में भी बताता है ये। तो इन सारी बातों का ये मतलब इन सारी बातों के बारे में बताता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक के गुण, रंग तथा स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये बात बताई गई। तो पढ़ लो फिर से एक बार, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे 1929 तथा वान ब्लेक 1935 ने किया था, और यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखो इसकी परिकल्पनाएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में लिखनी होती है। ठीक है, परिकल्पनाएं। तो एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। संकुल, पहला पॉइंट है आपको बताना है, एक संकुल या एक उपसहसंयोजन यौगिक केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। ठीक है, तो देखो ये एक संकुल हमारा उपसहसंयोजन यौगिक है। इस पे बात करें तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर एटम, और ये आपका लिगेंड होता है। ठीक है, तो एक जो संकुल होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु और उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। ठीक है, विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। तो ये देख सकते हो, एग्जाम्पल आपको पूरा दर्शाए दे रहे हैं। ये आपका एक केंद्रीय धातु परमाणु है, जिसे चारों ओर से किसने घेर रखा है? लिगेंडो ने घेर रखा है। चारों ओर से किसने घेर रखा है? लिगेंडो ने घेर रखा है। तो ये तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपको लिखना क्या है? ठीक है, तो आप एग्जाम्पल देना चाहना तो ये वाला दे सकते हो, Ml6N+। ठीक है, जहाँ M क्या है? परमाणु, या कह सकते हो जो धातु परमाणु होता है ना, तो मेटल कह सकते हो, L फॉर लिगेंड। ठीक है, तो Ml6N+, जहाँ N+ क्या है, इस पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, 4+, 5+। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हो। तो इस टाइप से देखो, ये Mn+ को हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ठीक है, और जो L6 है, ये 6 लिगेंड आपको दर्शाए गए हैं, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो पहला पॉइंट यही है इसका, कि जो संकुल होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे हुए लिगेंडों का एक समूह होता है। ठीक है, आप पहला पॉइंट इसका पढ़ सकते हो कि एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। ठीक है, देख सकते हो, केंद्रीय धातु आयन और उसको चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का ये समूह है, एक संकुल। अगला पॉइंट, बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है। मतलब ये जो लिगेंड है, अगर ये बिंदु आवेश रूपी, जैसे Cn- होता है, इस टाइप से, मतलब जिसपे कोई आवेश हो, माइनस या प्लस, तो उस पे, और ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे Fe था। ठीक है, तो इनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। मतलब जो बिंदु आवेश रूपी लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच आकर्षण होता है। ये इसका दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था, एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है।
फिर है बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है। फिर अगला पॉइंट, लिगेंडों में केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या होता है जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होते, कब अग्रसर होंगे, जब बिंदु आवेश रूपी लिगेंड होगा। जैसे बिंदु आवेश रूपी लिगेंड है तो वो क्या करेगा, केंद्रीय धातु आयन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो क्या होगा, देखो वही कहा गया ना, धातु आयन की ओर अग्रसर या धातु आयन की ओर जब आकर्षित, यहाँ पे लिख सकते हो लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर आकर्षित होने पर भी लिख सकते हो धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। मतलब कि देखो जब ये Fe है, जब इसकी तरफ Cn क्या होगा, आप एग्जाम्पल यही वाला दोगे, ठीक है, आपको ये समझाने के लिए कह रहे हैं। तो देखो जब Fe है आपका जो है, इसकी तरफ कोई लिगेंड है Cn जैसे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जब इसकी ओर अग्रसर कब होगा, जब बिंदु आवेश रूपी लिगेंड क्या करता है, केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होता है, और जब अग्रसर होगा तो इसके जो केंद्रीय धातु आयन, इसके डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, इसके डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, जैसा कि इस पे कहा गया। तो पहला पॉइंट, एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। दूसरा पॉइंट, बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण होता है, जैसा कि आपको बताया। फिर लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जो डी कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसे पूरा समझाते हैं। तो देखो अब आपको इसे समझना है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पे, पहले आपको पहला पॉइंट हमने बताया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें क्या होता है आपका, देखो जो संकुल होता है केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे हुए लिगेंडों का समूह होता है, ये बात पहली। दूसरी बात, जब बिंदु आवेश रूपी लिगेंड होगा तो वो केंद्रीय धातु परमाणु की ओर अग्रसर होगा, ये दूसरी बात। तीसरी बात बताई, जब अग्रसर होगा तो इसके डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी, तीसरी बात। ठीक है, यही तीसरी बात है। डी कक्षक यही होते हैं, देखो डी पे 5 ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान से नीचे समझ लो। यहाँ पे डी पे 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 हो गया क्या, 5। ठीक है, 5 होते हैं डी पे, यहाँ पे ये 5। इसे कहते हैं एक्स वाई, इसे कहते हैं वाई जेड, इस वाले को एक्स वाई, इस वाले को वाई जेड, इस वाले को जेड एक्स, इसे जेड स्क्वायर, इसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर इतना समझ गए तो ये पूरा समझ जाओगे जो ऊपर बना है। ठीक है, देखो पहली बात, केंद्रीय धातु परमाणु में मतलब जो संकुल होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से लिगेंड घेरे हुए होते हैं। दूसरी बात, अगर बिंदु आवेश रूपी लिगेंड है तो वो केंद्रीय धातु परमाणु की ओर अग्रसर होता है या आकर्षित होता है। और तीसरी बात कि जब अग्रसर होगा तो डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो आप नीचे समझो ये बात। ठीक है, तो देखो आप नीचे समझाते हैं आपको। देखो ये आपका क्या हुआ, डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हुई अर्थात एनर्जी बढ़ गई। तो अभी तो ये है डी कक्षक, ये क्या है, डी कक्षक है आपका। ठीक है, अब इस डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होगी, देख सकते हो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट। जब डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये इसकी उत्तेजित अवस्था होगी डी कक्षक की। यहाँ पे लिख लेना, या जगह नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होगी तब आपका ये यहाँ पे पहुँच जाएगा एक्साइटेड स्टेट पे। और फिर उसके बाद क्या होगा, देखो आपको थ्योरी भी पढ़ाते चलते जिससे और समझ में आए। देखो पढ़ो, कह रहा है डी कक्षकों की ऊर्जा, देखो पहले ये वाला पॉइंट था, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जैसा कि वृद्धि हुई। अगला पॉइंट, डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती, जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते उनकी ऊर्जा में अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि एक समान रूप से थोड़ी नहीं होती, वही डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होगी जो लिगेंड के मार्ग में आएंगे। ठीक है, देखो डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती, देखो जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते उनकी ऊर्जा में अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट, केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। ध्यान से समझो, केंद्रीय धातु आयन तथा जो लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूहों में विघटित हो जाती या टूट जाती हैं। इन समूहों को Eg तथा T2G समूह कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, ये जब आपका डी कक्षक की ऊर्जा बढ़ी, एक्साइटेड स्टेट पे आ गया। अब क्या होगा, जो आपका देखो कहा गया कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो जब प्रतिकर्षण होगा तो ये दो भागों में टूट जाएंगी। ये देख सकते हो आपका पहला भाग Eg, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो कक्षक अलग टूट गए और ये तीन अलग यहाँ पे टूट गए, जिसे T2G कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पे इधर लिखा है T2G और इसे कहते हैं Eg। ठीक है, तो यही पॉइंट है
कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूहों में विघटित हो जाती है और इन समूहों को Eg तथा T2g समूह कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इस टाइप से आप पांचों पॉइंट्स को समझ सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट फिर से एक बार पढ़ो, कुछ भी रटना नहीं है। एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए लिगेंडों का समूह होता है। दूसरा पॉइंट, बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण होता है, जैसा कि बताया। फिर लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर जब अग्रसर होते हैं तो धातु आयन की डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जैसा कि देखा आपने डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हुई। फिर डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती, जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आएंगे उन्हीं की ऊर्जा में वृद्धि होगी। फिर केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूहों में टूट जाती है और इन समूहों को Eg तथा T2g समूह कहते हैं। तो भैया देख सकते हो ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसका प्रतिपादन एच बैठे तथा वान ब्लेक ने किया था और यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण, चुंबकीय गुण, रंग तथा स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। तो ये था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग तो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना।